सर आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बाप पार्टी का बिल प्रदेश। ये सर यहाँ के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात है या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? तो सर आपका बाप पार्टी में ज्वाइन करने का मुख्य कारण क्या रहा सर? सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चों को स्कूल ड्रेस बांटना, उसमें भी सामान्य ओबीसी बच्चों को नहीं देगी, ये मानसिकता भजनलाल सरकार की है। तो ऐसी सरकार के साथ जाना तो निश्चित तौर पे अंधभक्त ही कर सकते हैं। तो सर बाप पार्टी शुरुआत में सिर्फ एक व्यक्तिगत आदिवासी की पार्टी है, ये चीज सामने आई थी, उसे सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? 2013 में हमें ये लाभ मिल चुका था और वो रैली 2016 में जब वो लाभ चला गया था बीजेपी के शासन में और चला गया, उसके विरुद्ध रैली थी। जो लॉलीपॉप जो थाली परोसी हाथ में ही चली गई, इसलिए लोग आए थे। सर अब तक की बात में मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के प्रति आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है और बीजेपी को लेकर आपकी नाराजगी कोई ज्यादा लग रही है सर। राजस्थान का बजरी माफिया भी भाजपा नेताओं के हाथों में, भाजपा का माइनिंग माफिया भी भाजपा नेताओं के हाथ में, और भाजपा के जितने भी लोग हैं नीचे ब्लॉक अध्यक्ष से लगाकर जिला अध्यक्ष से लगाकर प्रदेश अध्यक्ष या अन्य किसी सभी के अपने धंधे और अपने कार्यों को करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से जिंदा है। बाप पार्टी सर्व समाज की पार्टी, आप यही कहना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं को भी फायदा हुआ कि राज्यसभा तक में भी वागड़ का लोग गया, और ये आरोप मेरे पे भी लगा कि इन्होंने रैली करके राजपूत को पद पे बिठा दिया। जब सर आपने जैसे कि पुलिस प्रशासन की बात की, सर अभी कुछ दिनों पहले दौड़ा का कुछ एक घटना हुई थी, सर उसे आप कैसे देखते हैं? आपका तो मॉनिटरिंग, दूसरी पार्टी को तो जयपुर से वीडियो आएगा, जयपुर से पत्र आएगा, चिट्ठी की सरकार है, पर्ची की, वहां से घोषणा होगी आज ये धरना दो, वो धरना दे। जो लोग कहते हैं कि आप समाज को या युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की आरएसएस गोरक्षा के विरुद्ध यहाँ जब 100 गायों का काफिला जा रहा था और यहाँ गोरक्षा दल वाले बेचारे पुलिस भाजपा के राज में डंडे खा रहे थे, तब न तो इनको आरएसएस बचाना है न बीजेपी बचाना है। आज की आरएसएस की कार्य पद्धति अलग है। हिंदू, सनातन और धर्म, इन तीनों को कैसे परिभाषित करते हैं? इस बात का तो जवाब यही है कि बाप पार्टी ने मुझे भी गुमराह किया। सर सरकार और प्रशासन के खुलकर विरोध की जरूरत क्यों पड़ती है? और निश्चित तौर पर उस पर वोट चोरी की हमको बदबू आ रही है, क्योंकि पूर्व में जिला परिषद के 27 वार्ड थे, अब 37 वार्ड इन्होंने कर दिए हैं। तो सर बीटीपी से बाप तक का सफर किस वजह से बदलाव रहा है? भारत का युवा राजनीति से नहीं, भारत से ही दूर जा रहा है। तो सर अपने क्षेत्र में जनसंख्या आधार पर जो आरक्षण की मांग हो रही है, उसे सर आप कैसे देखते हैं? सर एक चीज़ सामने आई थी कि भील प्रदेश बना लेंगे, जो भी लोग हैं उनके घर ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, इन बातों को आप कितना महत्व देते हैं? नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहे हैं जो टीएसपी क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए एक सहारा बने, एक आवाज बने, जिन पर समय समय पर अलग अलग आरोप भी लगे, कभी उनके काम को लेकर और कभी उनकी सोच को लेकर, लेकिन इन सबके बीच उनकी पहचान बनी उनके दबंग स्वभाव और बेबाक अंदाज में बात करने से। वे जो सही समझते हैं वह खुलकर बोलते हैं, बिना किसी दबाव और बिना किसी समझौते के। आज हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी चुंडावत जी की, जो इस समय भारत आदिवासी पार्टी के सामान्य वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगर आपको ऐसे ही जमीन से जुड़ी साफ और बेबाक बातचीत पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा यह विशेष पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर द संदीप शो में दिल की गहराइयों से सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का यही रास्ता आपने क्यों चुना? संदीप जी, पहले तो आपका भी स्वागत है और आपके सवाल निश्चित तौर पे जहाँ से चालू हो रहे हैं, तो आपने मेरा जो पुराना के राजनीति नहीं, मैं एक्चुअल में तो छात्र जीवन से ही गैर राजनीतिक रूप से मैंने कार्य किया सामाजिक संगठनों में और छात्र संगठनों में, और राजनीतिक मकसद से कोई काम नहीं किया। 2 मकसद शुरू से थे कि नौकरी नहीं करनी है, समाज की सेवा करनी है, और समाज की सेवा भी अपने क्षेत्र की करनी है। तो छात्र राजनीति में स्कूल टाइम से ही लीडरशिप के गुण थे, एनसीसी में थे, क्लास के मॉनिटर थे, कॉलेज में आके सीआर बने, छात्र संघ अध्यक्ष बना। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटियों में भी काम किया, नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा, मेरे माताजी पंचायत समिति सदस्य रहे, जिला परिषद सदस्य रहे। तो उस टाइम भी मैं एक्टिव रोल
प्ले करता था, पर इसके पीछे रीजन था कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करें, और जो मुद्दे गलत है उनका विरोध करने की तमन्ना शुरू से रहती थी, तो वो विरोध करते करते ही समाज की मुख्य धारा में आ गए और अब समाज के बड़े विषय को उठाने लगे। तो सर, एक वागड़ के युवाओं को आपने एक बहुत अच्छी पहल दी, उनको रोजगार देने का काम किया समानता मंच के माध्यम से। तो समानता मंच को कुठारघात की दृष्टि से क्यों देखा जाता है सर? इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है, पर इसके जज्बात आज भी वही हैं, क्योंकि समानता मंच को लोगों ने राजनीतिक संगठन मान लिया था, जो कि मेरा दूर दूर तक उससे कहीं नाता नहीं था। समानता मंच के बैनर पे हमने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया, ना किसी पार्टी का विरोध किया, और दोनों ही पार्टी के विरोध में लड़े। और आपने कहा कि वागड़ की युवा नहीं, वागड़ नहीं, पूरे टीएसपी क्षेत्र आधा मेवाड़ भी आता है और आधा वागड़ भी, पूरा वागड़ भी है, और अन्य जिलों में तो आज हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, और वह गैर राजनीतिक इशू था तभी हम चल पाए। हमारे साथ कई कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले थे, आज वो हमसे अलग हो गए, तो और हमको लगा कि अब समानता मंच की जरूरत थी, कुछ मुद्दों पे हमने काम किया, कुछ मुद्दे बाकी रह गए, पर मेरे साथियों ने अपनी राह राजनीतिक दलों के पट्टे अपने अपने गले में डाल के अलग हो गए। तो सारी परिस्थितियां, कांग्रेस वाले कांग्रेस में चले गए, बीजेपी वाले बीजेपी में चले गए, और वो लोग निरंतरता रखते थे कि कांग्रेस का राज आता तो बीजेपी के लोग विरोध करने आते थे, बीजेपी का राज था कांग्रेस के। मैं अकेला वो अंग्रेज के जमाने के जेलर की तरह आधे उधर आधे इधर, तो मैं बीच में रह गया। तो मैंने भी अपनी एक लाइन नई चुनी है, तो समानता मंच के साथ कहीं कुठाराघात नहीं किया। समानता मंच जिस मुद्दे के लिए हमारी टीएसपी की नॉन टीएसपी से लड़ाई थी, जो हक 50% बाहर जाता था, बाहर का राजपूत, बाहर का मीणा, बाहर का जैन, बाहर का ब्राह्मण आके हमारा हक मारता था, वो हमने स्थानीय लोगों को दिलाया। आज बाहर का मीणा हमने रोका है, बाहर का राजपूत हमने रोका है, बाहर का जाट। आज पुलिस भर्ती हुई कल परसों, एक भर्ती ऐसी हुई थी कि जिसमें डूंगरपुर जिले से 7 लोग और बांसवाड़ा से 9 लोग हुए थे। आज पूरी भर्ती हमारे स्थानीय की हो रही है। उन 6.5 फीट लंबे लोगों के सामने आधा आधा किलो घी एक टाइम में खा जाने वाले से हमारे लोग कम्पीट नहीं कर पाते। फिर वो लोग बाहर के लोग या पुलिस में लग जाते थे, तो हमारा हर तरह से शोषण भी करते थे, हम पे दादागिरी भी करते थे, और उनकी भावना कहीं भी हमारे पक्ष में नहीं रहती थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और कहीं समानता मंच से कुठाराघात थी। समानता मंच को मैंने खड़ा किया, और जिस लक्ष्य के लिए लेके चला कि सर समाज का हित हो, वो उसमें मैं सफल रहा हूं। और ऐसी कोई मुद्दे थे जिनको और काम करना था, पर लोगों ने शायद राजनीतिक कारणों से वो मेरे से अलग हो गए, तो चुप रह गए उस मुद्दों पे। तो उस पर देखेंगे आगे क्या होता है भविष्य में। तो सर, ये शुरुआत कहाँ से हुई समानता मंच की? समानता मंच की शुरुआत 2004 में हुई, जब मैं डूंगरपुर हेडक्वार्टर पर रहता था, और कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ बेरोजगार युवा धरना लगा के बैठे थे। और उसका कारण ये था कि तब शिक्षक भर्ती एक निकली थी, तो उसमें टीएसपी की भर्ती जनजाति और एससी के 5% की तो जिला मेरिट बनती थी, और सामान्य ओबीसी की स्थानीय मेरिट पूरे राज्य की बनती थी, यानी कि रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व था 50%। तो यहाँ की मेरिट में ये था कि 120 नंबर लाने के बावजूद भी व्यक्ति यहाँ का सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, और वो बेरोजगार कई दिनों से वहां बैठे थे, पर उनकी बात कोई प्रशासन हल्के से ले रहा था, देख नहीं रहा था, उनके संसाधनों की भी कमी थी। तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई चालू हुई थी। मैं वहां से निकला, फिर मैंने उनसे बात पता करी, तो उसको आंदोलन रूप में फिर हमने उसको क्रमिक अनशन किया, धरने किए, सद्बुद्धि यज्ञ किया, और धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता गया। और वो 2004 से चला, और धीरे धीरे इसको हमने पूरे टीएसपी क्षेत्र में तकरीबन हमने 15 से 20 बड़ी रैलियां करी, जो 25,000 से लगाकर 3 लाख लोगों तक की रैलियां हुई, हजारों ज्ञापन दिए, दोनों मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध किया। हमने 18 मुकदमे जेले, व्यक्तिगत तौर पे मेरी खुद की हिस्ट्री शीट खुली। ऐसी कई परिस्थितियां आई, इसको एक आंदोलन को टीएसपी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को हक दिलाना था, जो हक बाहर जा रहा था, और यहाँ के लोगों को जो फायदा नहीं मिलता था, उस फायदे के लिए लड़े, और उस संघर्ष में हम सफल रहे। सर, लोग कुछ भी कहे, पर आपने सागवाड़ा मैदान में एक आह्वान किया था, लाखों युवा आपके पीछे खड़े हुए। उस आह्वान का आज लोग कितना लाभ ले रहे सर? देखिए, वो आह्वान सागवाड़ा में जो खड़ा हुआ था, वो आह्वान नहीं था, वो मतलब के राजनीति थी। क्योंकि 2013 में हमें ये लाभ मिल चुका था, और वो रैली 2016 में हुई, जब वो लाभ चला गया था बीजेपी के शासन में, और चला गया, उसके विरुद्ध रैली थी। जो लॉलीपॉप, जो थाली परोसी हाथ में ही चली गई, इसलिए लोग आए थे, क्योंकि मेवाड़ के क्षेत्र में तब जागृति नहीं थी, तो मेवाड़ से भी लोग आए। मैं बता रहा हूं, 2016 की रैली
ये जी। समानता मंच का लाभ 2013 में अशोक गहलोत जी ने दिया था, और समानता मंच की रैली 2016 में जब इस लाभ को उस भाजपा सरकार, वसुंधरा सरकार के राज में वो चला गया था कोर्ट के आदेश से, उसके विरोध में रैली हुई थी, तो जो आया हुआ लाभ वापस चला गया, इसलिए लोग लाखों में आए, और निश्चित तौर पे वो एक कम समय का जनजागरण था, और उसका ये फल निकला कि हमारी बात के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को समय दिया, सरकार को 35 दिन का समय दिया, और 30 दिन की अवधि में हमारी बात माननी पड़ी थी, और लाखों की जनमेदनी आई थी, जिससे यहाँ का सर्व समाज का फायदा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं को भी फायदा हुआ कि राज्यसभा तक में भी वागड़ का लोग गया, और ये आरोप मेरे पे भी लगा कि इन्होंने रैली करके राजपूत को पद पे बिठा दिया, जबकि ये भाजपा का आंतरिक मामला था, पर निश्चित तौर पे युवाओं को फायदा हुआ और वो रैली करी थी, तो उसका लाभ अनवरत आज तक हमको मिल रहा है। तो सर अब तक कितने अपने समानता मंच के जो टीएसपी का लाभ मिला उसमें अपन मान सकते हैं? देखिए, जब ये लागू पहले तो 2007 में जनजाति के लिए 45.5 था, वो पर मिनिमम छोटी कैटेगरीज के लिए था 7 8वीं ग्रेड तक, चपरासी, एएनएम, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, इन्हीं के लिए था। हमने जो आंदोलन किया उसके बाद ये श्रेणी बढ़ा के 9A से लगाकर अब राजपत्रित नायब तहसीलदार तक किया, और आज भागड़ की 4 बढ़तियां हुई, इसमें प्रमोशन की लिस्ट देखें तो भी नई नियुक्तियां देखें तो तकरीबन सारे मिला के 50,000 के लगभग लोग आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं। आज साल का अंतिम साल है, अभी जस्ट पटवारी के कट ऑफ हुई है और टीएसपी की, तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें नियुक्तियां नहीं मिल रही, और सर्व समाज के लोगों को फायदा हो रहा है। और यहाँ का संपूर्ण आंकड़ा 13 से लगाकर आज 25 तक 12 साल में कम से कम सारी नियुक्तियां, पहली नियुक्ति निकली थी स्टेट मोटर कैरेज में ड्राइवर की 6 पद, वहां से लगाकर 3 बार आरएस में, एलाइड आरएस के अंदर हमारे तहसीलदार के पद है, सब इंस्पेक्टर के पद है, जेईन के पद है, आपके सेकंड ग्रेड के पद है, पुलिस कांस्टेबल है, रीट है, टेट है, सारा जूनियर अकाउंटेंट है, ये मिला के हमारा मानना है मेरा 36,000 से लगाकर 42,000 50,000 के समकक्ष सभी श्रेणी के लोग यहाँ टीएसपी में स्थानीय लगे, जो पूर्ण भर्ती अब यहाँ से हो रही है। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ समानता मंच में बहुत सारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग थे, आधे कांग्रेस वाले कांग्रेस में चले गए, बीजेपी वाले बीजेपी में चले गए, तो सर आपका बाप पार्टी में ज्वाइन करने का मुख्य कारण क्या रहा सर? देखिए, वो जो कार्यकर्ता थे निश्चित तौर पर ऊर्जावान लोग थे और उन्होंने साथ दिया, और आज भी अच्छे विषय पे वो मेरे से कांटेक्ट में हैं। पर कुछ मुख्य कार्यकारिणी थी, हमारा तय था कि हम कभी किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं जाएंगे, उनका पट्टा यूज नहीं करके उनकी सभाओं में नहीं जाएंगे, पर कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक मिसयूज किया और राजनीतिक पट्टे डाल के इन राजनीतिक दलों के पीछे दुम दबाने हिलाने लगे, और मेरा इन दोनों पार्टियों से दूर दूर तक तो इसलिए था कि मैं भाजपा के तो पक्ष में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं सामान्य वर्ग की लीडरशिप जहां चालू की, और सामान्य वर्ग के विरुद्ध जो भी हुआ आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। जो कुटाराघात आज टिल तक, अभी लास्ट में स्कूल ड्रेस बांटने, सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चों को स्कूल ड्रेस बांटना, उसमें भी सामान्य ओबीसी बच्चों को नहीं देगी, ये मानसिकता भजनलाल सरकार की है। तो ऐसी सरकार के साथ जाना तो निश्चित तौर पे अंधभक्त ही कर सकते हैं, जो सामान्य वर्ग के सभी तरह से कुटाराघात किया, और टीएसपी विस्तार किया हो, तो पंचायत राज की बात हो, आपकी भर्तियों के अंदर हो, या सरकारी व्यवसाय के अंदर, हर तरह के कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी जाने की सोच नहीं सकता था। कांग्रेस में निश्चित तौर पर मेरी माननीय अशोक गहलोत जी के साथ मेरा अच्छा टाइप था, और मेरा बैकग्राउंड कुछ था, पर कांग्रेस ने भी लास्ट में जो यहाँ स्थानीय कुछ नेतृत्व ने और काकरी डूंगरी प्रकरण करके हमारे जिले के जो बेरोजगारों के साथ जो इन्होंने कुटाराघात किया, और कई सारी ऐसी घटनाएं की कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने के अंदर बहुत से नेताओं का जो रोल था, तो निश्चित तौर पे मुझे इन दोनों पार्टियों से गिनता पिंड हुई। और रही बात बाप में जाने की, तो बाप के अंदर नहीं, मैं आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज या आदिवासी संस्कृति से पहले से जुड़ा हूं। आज मेरे जिस गांव में हम आदिवासी के साथ रहते हैं, मेरी छात्र राजनीति, मैंने छात्र संघर्ष समिति बनाई, मैं सर्वाधिक मतों से जीतने वाला छात्र संघ अध्यक्ष हूं, और निश्चित तौर पर कॉलेज में 70% आदिवासी छात्र थे, उनके मतों से मैं जीता हूं। मेरे मदर 2 बार चुनाव जीते, वो आदिवासी, और उसके बाद हमारा क्रियाकलाप उनसे मिलता गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा मनोनयन पत्र मेरी अनुपस्थिति में राजस्थान के अंदर भी नहीं था, और उन्होंने मुझे प्रदेश प्रभारी सामान्य वर्ग बनाया। उन्होंने मुझे कार्य क्षमता भी ये देखी कि आप सामान्य को जोड़ो। अब ये बात आ रही है कितने जुड़े, तो वो भी बहुत जल्दी पता पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें, पर निश्चित तौर के अंदर बाप के अंदर जाने का मेरा मुझे उन्होंने जो मान दिया उसके लिए मेरे को बहुत लोगों का साथ मिल रहा है, और निश्चित तौर पर क्षेत्र में जो सामाजिक समरसता और बढ़ी है और आगे और फायदेमंद रहेगी। तो सर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में आप मूल अंतर क्या समझते हैं सर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर तो अलग तरह के लोग हैं,
राष्ट्रीय स्तर पे ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के जो पहले के लोग होते थे वो ईमानदार होते थे और कांग्रेस के चोर होते थे, ऐसी गणित है, मैं किसी के नाम नहीं गिनाऊंगा। और प्रदेश लेवल पे जस्ट ये उल्टा हो जाता था। राजस्थान में प्रदेश लेवल पे कांग्रेस में अच्छे लोग होते थे और भाजपा के अंदर व्यापारी, माइंस ओनर, बजरी माफिया और इस तरह के नेताओं का ही आज बच्चों का ये मिड डे मील आता है उसके अंदर भी डाका डाल रहे हैं। आपके आंगनवाड़ी के अंदर भी भाजपा के नेता मिले हो। आज राजस्थान का बजरी माफिया भी भाजपा नेताओं के हाथों में, भाजपा का माइनिंग माफिया भी भाजपा नेताओं के हाथ में। और भाजपा के जितने भी लोग हैं, नीचे ब्लॉक अध्यक्ष से लगाकर जिला अध्यक्ष से लगाकर प्रदेश अध्यक्ष या अन्य किसी, सभी के अपने धंधे और अपने कार्यों को करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से जिंदा है। और कांग्रेस निश्चित तौर पे पहले जो कार्य करती थी वो देखा था कि आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, जानवर के लिए, मानवता के साथ काम करती थी। इन दोनों में फर्क है। पर अब कांग्रेस भी भाजपा के साथ मिलकर यहाँ जिला प्रमुख बनाए और एक कमल कांग्रेस हो गए और कांग्रेस के लोग अब भाजपा में चले गए। तो आज भाजपा पूरी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करते हैं। वर्तमान में भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा है। वो भले हमारे संभाग की बात हो, मालीवा जी की जाने की हो, या आज डूंगरपुर जिला की कार्यकारिणी ले लो, आप समस्त पदों पे जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनका जनाधार कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो पूर्व में कांग्रेस में थे। आप इनकी सूची निकाल के देखेंगे तो सर, अब तक की बात में मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के प्रति आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है और बीजेपी को लेकर आपकी नाराजगी कोई ज्यादा लग रही है सर। बीजेपी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, कांग्रेस के विरुद्ध भी विरोध हमने बहुत किया। गहलोत साहब के विरुद्ध रैलियां की थी, गहलोत साहब के विरुद्ध हमने इतने सारे आंदोलन किए, मेरा खिलाफ मुकदमे भी हुए। पर निश्चित तौर पर गहलोत साहब ने हमारी इस बात को माना। आज टीएसपी के लाभ की आप बात कर रहे हैं, 40-50 हजार जो लोग लगे वो गहलोत जी ने दिया, तो अमानत में खयानत नहीं कर सकते। हम लोगों ने कर दी कि जिस व्यक्ति ने आपका जीवन सुधारा, आपका भाग्य सुधारा, उसके खिलाफ टीएसपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर व्यक्तिगत अशोक गहलोत के पक्ष में, कांग्रेस के प्रति कभी नहीं रहा है। और दूसरी बात रही कि भाजपा, तो भाजपा वो है जिन्होंने हर बार हमको सिर्फ धर्म और मंदिर के नाम पे यहाँ वोट लिए, बाकी यहाँ के सामान्य ओबीसी का जितना नुकसान भाजपा ने किया और आज तक कर रही है वो भाजपा से, इसलिए हमारी दूरियां हैं। और कथनी करनी में कोई फर्क साफ दिखता हुई बात है कि भाजपा कभी सामान्य ओबीसी के पक्ष में नहीं देखती, सर्व समाज के पक्ष में नहीं देखती। और भाजपा की एक बात रहती है कि कैसे भी करके ये लड़ाई धार्मिकता के आधार पर, जातिवाद के आधार पर बढ़ती रहे। सर, आज जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं वह अपने टीएसपी क्षेत्र में राजनीति कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने 100% आरक्षण दे दिया है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखो, ये प्रश्न, पहली बात तो जो मूलभूत अधिकार हमें मिले हुए उसमें चुनाव लड़ना मूलभूत अधिकार नहीं है जी। पर निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी की आवाज बननी चाहिए। पर इस आवाज को किसने खत्म किया, इसके ऊपर आए। ये 1995 में जो बोरिया आयोग की सिफारिश लागू की वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाजपा ने हमको इस चीज से महरूम किया। यहाँ सरपंच प्रधान सब बनते थे और रोस्टर में सभी चलते थे, तो उनको हटाने वाली भाजपा है। उसके अलावा जब यहाँ व्यवस्था की बात आई कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिला प्रमुख तो जनजाति का बनता था, पर उप जिला प्रमुख तो सामान्य ओबीसी वर्ग का बनता था। वो परिस्थिति भी कांग्रेस भाजपा ने खत्म की। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर पहली बार हुआ, गई बार उप जिला प्रमुख जनजाति से बना, जबकि हमारी बाप ने गैर जनजाति हमारे सिमलवाड़ा से स्वर्गीय सलीम भाई जो लड़े थे उनको प्रत्याशी बनाया था। तो निश्चित तौर पर हमारे गढ़ी के अंदर उप प्रधान हमारी एक जैन बहन है, उसको बाप ने उप प्रधान बनाया। तो हम तो सबको साथ लेकर, पर भाजपा कांग्रेस ने सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ कुटाराघात किया है और ये भाजपा की कथनी करनी थी वो दिख रही है। आज पंचायत राज जो गया या अन्य जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भाजपा ही जिम्मेदार है। तो सर, आप सिस्टम पर आरोप लगाते हैं, आपकी लड़ाई किस स्तर की व्यवस्था से लेकर है? मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से नहीं, मेरी लड़ाई मुद्दों की है कि ये टीएसपी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के अंदर सिर्फ यहाँ कांग्रेस ने आदिवासियों को कच्चा माल समझ के यूज किया और बीजेपी ने सामान्य ओबीसी वर्ग को कच्चा माल के, पर दोनों ही व्यक्तियों ने उन दोनों ही समाजों का शोषण किया, उनका भला नहीं किया। कांग्रेस ने इनको नरेगा से पूर्व में ये वो योजना आती थी, तगारे पावड़े से मिट्टी डलवाते थे और छोटे मोटे लाभ देके कभी भी उन्होंने जनजाति समाज के लिए कोई बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो, स्कूल कॉलेजेस, ये चीज नहीं की। और वही चीज भाजपा ने भी की। भाजपा ने भी यहाँ के सामान्य ओबीसी वर्ग के हितों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है और यहाँ के आपस में लड़ा के और उनके हित की बात कर रहे हैं। और भाजपा के अंदर जो जनजाति के नेता है वो भी दिल्ली से पढ़ी लिखी बात पे ही बात करते, वो जनजाति की बात नहीं सोचते। और यहाँ के सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी सामान्य वर्ग की बात नहीं सोचते, वो निश्चित तौर पर अपनी दुकान चलाने का ही कार्य करते हैं। तो सर, आप वागड़ की राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं? वागड़ की राजनीति को अगर पुरातन काल से तुलना करें तो हम पीछे चले गए हैं।
यह धरती वो जिसने यहाँ मुख्यमंत्री दिए हरदीप जोशी जैसे, मारावल साहब जैसे विधानसभा अध्यक्ष दिए, पूर्व में हमारे यहाँ भीखा बाबूजी जैसे बड़े बड़े नेता दिए, उसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के अंदर हमारे ताराचंद बघोरा हो, ये मालवीय जी की भी अच्छा कद था, ये रघुवीर मीणा जी हैं, दयाराम जी परमार है। पर निश्चित तौर पे ऊपर की भाजपा कांग्रेस ने जनजातीय नेताओं को खत्म किया और वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस के अंदर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले या आयातित उम्मीदवार बाहर से लाते हैं नौकरी छुड़ा के, सिर्फ धरती और जमीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार आता है तो बाप और दरी की जाजम की ताकत से आता है और बाप अकेले दे पा रही है। वरना तो स्थिति है कि भाजपा कांग्रेस के पास तो निश्चित तौर पे या तो नेता का पुत्र होता है, ये बात मैं बार बार कहता हूं, शायद किसी को चुभेगी, पर इस शासक 4 से 5 नेता पुत्र या उनके परिवार से या फिर ये नौकरी छुड़ा के लाके मूल कार्यकर्ताओं को कभी आगे नहीं आने देते और ये दिल्ली और जयपुर से चलने वाले रिमोट वाले लोग ही ढूंढते हैं। सर आपने अब तक अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया, तो सर पहले आपने अब तक मतलब एक अस्थायी पहचान क्यों नहीं बनाई सर? मैंने देखिए, मैंने कभी अलग अलग पार्टियों के साथ काम नहीं किया, भाजपा से मेरा कोई नाता नहीं रहा, मैं भाजपा के किसी पद पे नहीं रहा, मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी निर्दलीय छात्र संघर्ष समिति बना के बैठा था। कांग्रेस के अंदर जरूर मैं प्रदेश लेवल का एनओसी का प्रभारी रहा, कांग्रेस से मैं चुनाव भी लड़ा था, पर कांग्रेस के विरुद्ध जब हमारे मुद्दों की बात आई, लड़नी पड़ी, तो सबसे पहले मैंने ही अपनी शुरुआत करी और अशोक गहलोत जी के विरुद्ध हमने जो आंदोलन चलाया और बाद में भी लड़ा, तो सभी दलों में से तो मेरा कोई नाता रहा नहीं और कांग्रेस भी मैंने छोड़ी नहीं, मुझे कांग्रेस ने निकाल दिया था मेरी बेबाकी की खातिर। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, मुझे उन्होंने देखा कि इसकी कार्यक्षमता तेज है, मेरा कनेक्शन आगे, तो यहाँ के स्थानीय नेता अनसिक्योर फील करने लगे और उन्होंने मुझे झूठे आरोप लगाकर मेरे को कांग्रेस से निष्कासित किया था। कभी बीजेपी ने आपको पार्टी के प्रतिनिधि बनाने का कोई प्रयास किया सर? ये बहुत अंदर की बात आप पूछ रहे हो। इसी कुर्सी पे पहले एक इंटरव्यू में ये बात हल्की से अलग तरीके से आते, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गुट जयपुर में मेरे पक्ष में था और मुझे एक बार इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए जयपुर लेके गए, पर वहां को ऐसी कंट्रोवर्सी हुई तो मैं उसको छोड़ के आ गया था। एक सागवाड़ा रैली कैंसिल करके भी कैंसिल करने के लिए तत्कालिक मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी आए, रैली के तक मुझे पहले बुलाया, राजस्थान सरकार के मंत्री यूनुस खान जी और आपके गांव के भाई पीए साहब शैलेश जी गडकरी जी के पीए, दोनों मुझे डूंगरपुर मिलना है कि आपको वसुंधरा जी जयपुर बुला रहे हैं, आप मिले, तो मैं कहा मैं वहां नहीं आ सकता और मेरी रैली में व्यस्त हूं। तो माननीय वसुंधरा राजे जी त्रिपुरा सुंदरी मायर मुझे वहां बुलवाया गया, वहां बात की और मुझे इशारों में अधिकारी और कुछ नेताओं ने बताया कि आप रैली निरस्त कर दो, 10 दिन बाद राज्यसभा के अंदर एक सीट आ रही है। तो निश्चित तौर पर मेरा लक्ष्य कभी राजनीति था, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे काम के लिए, तो राजनीतिक पद आते जाते रहेंगे और योग होगा तो करेंगे, वरना सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती, सेवा करने के लिए सिर्फ जज्बे की और अच्छी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सर वागड़ में क्षेत्र में बाप पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? वागड़ क्षेत्र में बाप पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ रहा है कि और पहले ये बाप को सिर्फ आदिवासियों की पार्टी माना जाता था। अभी आप देखिए कि बाप का अधिकार क्षेत्र, अभी हमारे 4 एमएलए हैं, 1 एमपी हैं, अभी हम सलूम्बर में मात्र 1200 वोटों से हराए गए गलत नीति से, अभी हम घाटोल के अंदर 2500 वोटों से रहे और निश्चित तौर पर हमारा प्रभाव क्षेत्र अभी सर्व समाज में बढ़ रहा है। ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, सामान्य वर्ग के लोग निश्चित तौर पे बाप की तरह अग्रसर हो। इसके पीछे कारण है इनके युवा और जवान नेताओं की कार्यक्षमता, इनकी बेबाकी, सर्व समाज को साथ लेने की, चलने की इनकी कोशिश और इनका जो थिंक टैंक है निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है और सर्व समाज के हित की बात करता है, तो बाप के लिए सुखद है। निश्चित तौर पे यही कारण है और युवा पसंद कर रहे हैं, जनजातीय युवाओं के साथ साथ अब सामान्य वर्ग के युवा भी, बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल थे और निश्चित तौर पर बाप की कार्यक्षमता, विशेषकर राजकुमार जी, उमेश जी, हमारे भाई जितने एमएलए हैं, दूसरे सबके पक्ष में हमारे जो संगठन के लोग हैं, अंतोष जी है, कांति भाई है, उनके प्रति कहीं न कहीं उनके साथ है और उनका मुद्दा है। कल ही हॉस्पिटल का मुद्दा था, हॉस्पिटल में पार्किंग, हमारे बाप के जिलाध्यक्ष संतोष जी और हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, हमारे अनिल जी एमएलए साहब भी आए, तो ये सर्व समाज की लड़ाई थी। ऐसे कई मुद्दे हमने उठाए, तो निश्चित तौर पर लोगों को लग रहा है कि सर्व समाज की बात करती है बाप के विकास और जल्दी बढ़ने का यही कारण है। तो सर बाप पार्टी शुरुआत में सिर्फ एक व्यक्तिगत आदिवासी की पार्टी है, ये चीज सामने आई थी, उसे सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बाप पार्टी आदिवासियों की पार्टी, ये जो पूर्व में ये शुरुआत हुई थी वो तो बीटीपी के नाम से हुई थी और वो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी और निश्चित से गुजरात से रजिस्टर्ड पार्टी थी।
पर अब वो उस पार्टी से 2 एमएलए रहे और लोगों के अंदर ये नाम चल पड़ा था, और विशेष करके यहाँ हुआ में तो उसी पैरेलल कोई नाम रखना था, तो ये नया नाम भारत आदिवासी पार्टी बना। तो आदिवासी का मतलब जो है तो उसके लिए किसी समाज से मतलब नहीं है, आदिकाल से जो यहाँ रहता है उन सबकी ये पार्टी है। और दूसरी बात, ये भारत आदिवासी पार्टी है, पहले इन्होंने भारत को आगे रखा है, फिर आदिवासी रखा है। आदिवासी पार्टी मत बोलो, ये भारत के युवाओं की पार्टी है जो आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए भारत आदिवासी पार्टी और सब समाज को साथ लेके चल रही है। आदिवासी पार्टी का ठिपका कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगाते हैं, पर हम इसके अंदर काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के लोग, अब जनता देख रही है, ये सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। बाप पार्टी सर्व समाज की पार्टी, आप यही कहना चाहते हैं? बाप पार्टी सर्व समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बाप पार्टी निश्चित तौर पर जनजाति युवाओं से शुरुआत हुई, जनजाति प्रेरणा से शुरू हुई, पर इनकी क्रियाकलाप से सामान्य ओबीसी वर्ग के अंदर इनकी बहुत अच्छी मांग बढ़ रही है और सामान्य ओबीसी वर्ग के युवा, बुजुर्ग और पुराने नेता हमसे जुड़ते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर पंचायत राज में अभी देखिएगा कि बाप के प्रति अन्य वर्गों का क्या रुझान है, क्योंकि बाप सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं, सामाजिक मुद्दों को भी उठाती है। ऐतिहासिक मुद्दों, आज अरावली की बात हो, महाराणा प्रताप की बात हो, तो बाप जितनी संजीदगी से हमारे इतिहास को बचाने की बात करती है, इतनी हमारे को भाजपा से आशा नहीं और कांग्रेस से ये आशा नहीं। तो बाप ने ये प्रमाणित किया है कि हम सभी मुद्दों पे इस क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। सर, बाप पार्टी के आने बाद वागड़ में सामाजिक समरसता कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, ये प्रश्न हर जगह उछाला जाता है कि बाप पार्टी से अगर सड़क के ऊपर पी के कोई व्यक्ति धांधली कर ले और कोई युवा पकड़ा जाता है, उसको बाप पार्टी से कनेक्शन करना मुझे कहां तक दिखता उचित नहीं लगता है, क्योंकि सर्व समाज के युवा किसी न किसी गलत हरकत में हो, पर दूसरा कोई पकड़ाएगा तब तो नहीं, और आदिवासी युवा पकड़ा तो बाप का ही व्यक्ति और बाप का कार्यकर्ता करके उस पर थोपना, तो ये तो पुलिस प्रशासन की नाकामी है। यहाँ नशे की राजनीतिक तौर पे इनकी कोई व्यवस्था नहीं। आज गांव गांव में नशा फैल चुका है, गांव गांव के अंदर दारू की दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा आज स्नैक्स, ये जो बड़े नशे जो बहुत बाहरी क्षेत्र में होते तो वो आए, तो वो इस तरह की धांधली करना निश्चित तौर पे नशाखोरी की खातिर हो रहा है, और वो किसी व्यक्ति समाज का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, पर बदनाम करने वालों को उसका बाप का बहाना मिलता है। तो निश्चित तौर पर यह प्रोपोगंडा है बाप के खिलाफ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने जैसे कि पुलिस प्रशासन की बात की, सर अभी कुछ दिनों पहले दौड़ा का कुछ एक घटना हुई थी, सर उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, दौड़ा प्रकरण में 2 चीजें थी कि वो दोषी भाई दिलीप मारा गया, जिसके पक्ष में हमारी पार्टी के नेता है, मैं खुद भी गया और लड़े, पर उसमें एक चीज ये थी कि अगर दिलीप दोषी था तो उसको सजा कानून के मायने से मिलती है। दिलीप किस प्रकार का अपराधी था, उसको काम करने के लिए कोर्टे बैठी हुई बहुत सारी चीजें हैं, पर कहीं पे भी कानून ये नहीं देता कि किसी को आप थाने में आके उसके साथ ऐसी कृत्य करो को अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये एक सामाजिक मुद्दा बन गया था। निश्चित तौर पर किसी अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय का है, तो ये बीच में कहीं न कहीं बिगड़ा था, तो उसका समाधान भी किया और हमारी पार्टी ने पुलिस प्रशासन को सहयोग भी किया, इस तरह से देखा जाए। सर, बाप पार्टी और युवाओं के बीच ऐसी मजबूत जुड़ाव कैसे बना पाती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप सामाजिक मुद्दों के साथ साथ इस क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और स्थानीय भाषा में स्थानीय तरीके से काम करोगे तो जुड़ाव निश्चित तौर पर रहेगा। आपका तो मॉनिटरिंग, दूसरी पार्टी को तो जयपुर से वीडियो आएगा, जयपुर से पत्र आएगा, चिट्ठी की सरकार है, पर्ची की, वहां से घोषणा होगी आज ये धरना दो, वो धरना दे। बाप सौ मोटो करती है। हमारी ग्राम इकाई VCC, विलेज कोऑर्डिनेटर कमेटी से लगाकर BCC, DCC, जिला, यानी हर लेवल पे कार्यकर्ता को मोटिवेट करके सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पर, क्षेत्र के समस्त मुद्दों पे सबको साथ लेकर चलने की है। तो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की इन्होंने जो एक बहुत अच्छी पहल कर रखी है। और दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ता ऊपर से तय नहीं किए जा रहे, हमारे कार्यकर्ता जाजम से तय किए जा रहे हैं, और MLA MP तक के भी पद वहां से। तो निश्चित तौर पर युवा इस चीज को देख के जुड़ रहे हैं। सर, जो लोग कहते हैं कि आप समाज को या युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस बात का तो जवाब यही है कि बाप पार्टी ने मुझे भी गुमराह किया। मैं भी इनसे जुड़ा तो मैं इनकी कार्य क्षमता देख के जुड़ा, इनकी कार्य योजना देख के जुड़ा, इनके खुले विचारों को देख के जुड़ा, इनके जोश और जज्बे को देख के जुड़ा। ये गुमराह करने वाली बात नहीं है। जहां तक ये बात थी तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों ने इस चीज को गलत तथ्यों में लिया। आज मुझे अब 2-2.5 साल से ऐसा कोई शब्द, 3 सालों से ऐसी किसी वक्तव्य या कोई आया हो कि कहीं आपको लगता हो कि युवाओं को गुमराह कर रहे हैं या किसी के विरुद्ध अविरुद्ध भाषा या किसी अधिकारी के विरुद्ध कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कहीं देखने के नहीं मिलता। बाप हक की लड़ाई लड़ती है तो वहां जाति की भी बात नहीं होती। कल कलेक्ट्रेट में आपने देख लिया कि हमारे व्यक्ति किस प्रकार अपने संस्कारों के साथ लड़ते रहे। तो वहां तो अगर बात जाति की होती तो फिर हम मन्ना लाल जी के सामने कुछ बोलते ही नहीं। बात इश्यू मुद्दों की थी और क्षेत्र के विकास की थी, इसलिए ये वो सारे आरोप निराधार है। सर, आप
हिंदू, सनातन और धर्म, इन तीनों को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, हिंदू की एक परिभाषा बहुत पुरानी है, पर मैं बोलूंगा या किताबों में या इतिहास वाली बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, अंधभक्तों को विशेष तौर पे। पर अभी अभी एक 6 महीने पहले आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू नया नया शब्द है, ज्यादा पुरातन नहीं है, यानी कि 300-400 शब्द सालों से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। और पुरानी हमारी ये किताब या गीता यहाँ पढ़िए, महाभारत, सभी रामायण, तो इनमें कहीं भी हिंदू वर्ड का, हिंदू सिंध नदी का, सिंधु से ऊपर के भाग को हिंदू, सिंधु का अब्रज हिंदू हुआ है, इंडस से ऊपर इंडिया। तो निश्चित तौर पे जो मुगलों वहां विदेशी आते थे, उन्होंने इसको सिंधु और हिंदू का, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा कि जो भी व्यक्ति विदेश में जाता है, चाइना के अंदर मुसलमान भारत का जाए, ईसाई जाए, वो इंडीज कहलाएगा, उसको हिंदी कहते हैं। और कुवैत के अंदर जाए तो सब वाले हिंदी बोलते हैं कि सब हिंदी है, मतलब यहाँ का मुसलमान है, कहाँ का इंडिया, तो हिंदी है। तो हिंदी वर्ड, हिंदू वर्ड इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को बताने वाला हिंदू कहीं नहीं था। सनातन तो पुरातन शब्द का वर्ड है, सनातन को पुरातन का है, तो पुरातन की जो बात है तो हिंदू और सनातन की सीधी सीधी परिभाषा है। पर इसको आज एक दुकान बना दिया, राजनीतिक पार्टी ने अपने लाभ के लिए हिंदू वर्ड को और सनातन वर्ड को यूज कर रहे हैं। सनातन जो भी धरती पे सबसे पहला है वो सबसे पुराना सनातन नहीं है, सनातन में पुराने काल से चला हुआ, लंबे टाइम से चला आ रहा है वो। सर, धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय पर आपकी स्पष्ट राय क्या है? धर्मांतरण पे मेरी पूरी पार्टी की राय है, और हमारे पार्टी के साथ उनकी सामाजिक विंग काम करती है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुझे डूंगरपुर में कार्यक्रम में आयोजित हुआ था, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और मैंने वहां देखा, और अगले दिन के अखबारों में थी कि उस सामाजिक विंग, आदिवासी समाज का जो कार्य कर रही है, जो भारत आदिवासी पार्टी से लेना देना नहीं है, उसमें हमारे भंवर जी परमार है, जो इस प्रणेता इस पूरी क्रांति के और सामाजिक सुधार आंदोलन, आज शिक्षा के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म का प्रचार या धर्मांतरण करा रहा है, वो किसी भी प्रकार से हमारे इस आदिवासी परिवार के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर साफ खुला संदेश है कि धर्मांतरण के विरुद्ध आदिवासी परिवार, उसकी कार्यप्रणाली है। दूसरी बात, ये प्रोपोगेंडा आजादी के पूर्व से अंग्रेजों खेरवाड़ा के अंदर, इनके कुचलगढ़ के अंदर ही काम चल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और वो इसे रोकने में नाकाम रहे। आरएसएस ने यहाँ बहुत बड़ा काम किया, पर ईसाई धर्मांतरण रुका नहीं। तो निश्चित तौर पे उसका ठीकरा इन्होंने पहले बाप पे, आदिवासी परिवार पे फोड़ने की कोशिश की, पर बाप ने अपनी लाइन, आदिवासी परिवार ने अपनी लाइन साबित कर दी कि ईसाईकरण और मिशनरी के कामों में हमारा विरोध है। तो ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण गैर कानूनी सरकार काम कर रही है, गैर कानूनी होते हुए मुद्दा रुकता है। बाकी नीचे किसी भी धर्म का पालन करना एक स्वैच्छिक विषय है, मैं किस धर्म को पालन करूं और किस धर्म, किस पूजा पद्धति को मानूं। सर, आपने जैसे अभी बीच में आरएसएस का नाम लिया, आप बचपन में विद्यानिकेतन में पढ़े, आप आरएसएस की शाखाओं में भी गए, तो सर आरएसएस की आज की वास्तविकता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं विद्यानिकेतन में पढ़ा, मैं संघ की शाखाओं में भी गया, मेरी सिस्टर ये महिला शाखा की विंग में भी रही और दुर्गा वाहिनी में भी, और मेरी बहुत सारे लोग और मेरे जितने कई आरएसएस के बड़े प्रचारकों से संपर्क भी रहा। और नमस्ते वत्सले मातृ गौ में गाते हुए मैं खुद बड़ा हुआ और विद्यानिकेतन में प्रारंभिक शिक्षाएं ली। पर आरएसएस उस दिन के जो इशू थे और आज की आरएसएस में फर्क है। आज की आरएसएस मोदी जी से हाथ मिला के झंडा ऊपर चढ़ाती है। आज की आरएसएस गोरक्षा के विरुद्ध, यहाँ जब 100 गायों का काफिला जा रहा था और यहाँ गोरक्षा दल वाले बेचारे पुलिस भाजपा के राज में डंडे खा रहे थे, तब न तो इनको आरएसएस बचाना है, न बीजेपी बचाना है। आज की आरएसएस की कार्य पद्धति अलग है। आजकल जो प्रचारक आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में घुसने का मार्ग आरएसएस को बना लिया। और भारतीय जनता पार्टी पहले आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी चलती थी, यूं बोलते थे, अब उनको देख रहा है कि बीजेपी से आरएसएस चलने लगी। तो निश्चित तौर पर आज की आरएसएस, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि ये राष्ट्रीय लेवल के नेता कोई बात थी, पर सच्चाई दिखती हुई सी है। आज स्थानीय स्तर पर मैं जो काम कर रहा हूँ या जिला प्रचारकों को मैं देख रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं जो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग शुद्ध तौर पर राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम मैं पिछले 2-3 सालों से देख भी रहा हूँ। तो आरएसएस की कार्य क्षमता पहले के प्रचारकों से अभी कम हुई है। जी सर। सर, आपने बीच में अपनी हत्या की साजिश की बात करी थी, यह दावा किन परिस्थितियों में सामने आया सर? अच्छा, मेरे यहाँ जो वो इतना बड़ा इशू नहीं, वो कानूनी व्यक्ति है। रात की 11 बजे कोई किसी नशे के हालत में आके मेरी फाटक पे आके कोई करके चला जाए, वो इतना बड़ा विषय नहीं है। वो कानून भी संभाल रहा है और वक्त परिस्थिति रहते हैं, तो व्यक्तिगत फेस टू फेस कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसमें ज्यादा बड़ी बात करना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा ही प्रश्न मेरे किसी और पॉडकास्ट में प्रतापगढ़ में पूछा,
तो उस व्यक्ति ने कहा मैं आके प्रश्न पूछवाता बुलाता हूं, तो मैं किसी उठाई गिरे चवन्नों के लिए अपना समय और आपके चैनल का समय जाया नहीं करना चाहता। और इस पे पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस भी पड़ा कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में, पर निश्चित तौर पर हम कोर्ट में इस बात को आगे तक चलेंगे। मैं खुद मेरे केस की पैरवी करूंगा और इसके बाद मैंने तय किया कि मैं अब न्यायालय ज्वाइन कर रहा हूं। मैं LLB करके 12 साल से बैठा था, पर निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि न्यायालय के अंदर लोगों को जाके जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बात है कि पुलिस इस चीज को अननोन करे, तो अन्य कई लोगों के साथ भी होता, तो हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना के एक नया सेल बना के लोगों के हित में अब काम करने आए और जनवरी से कोर्ट ज्वाइन करेंगे हम। जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया था रामायण, तो रामायण ने आपके जीवन और वैचारिक सोच को कैसे प्रभावित किया? देखिए, रामायण एक ग्रंथ, किताब या एक कहानी या एक बड़ा विषय उस विषय में नहीं हो सकता कि धर्म से जुड़ा है। रामायण के परिप्रेक्ष्य में देखकर हर व्यक्ति का अपना एक अलग चरित्र है, और जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का व्यक्ति पसंद हो वो उस पर आत्मसात है। क्योंकि देश में रावण को पसंद करने वाले लोग भी हैं, राम को पसंद करने वाले लोग भी हैं, और कोई लोग भरत और कुंभकर्ण को भी मानते हैं, और कभी कभी विभीषण अच्छे का साथ देता था, विभीषण भी बदनाम। इसलिए रामायण को जिसके जो पात्र हैं वो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को जिसको जैसा स्वीकार करना उसने अपने परिप्रेक्ष्य में देखा है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरी पीढ़ी के भी अग्रज है और उनसे बहुत कुछ सीखना मिलता है। सभी को साथ लेकर जो इन्होंने वनवासी और जंगल से जो लेके रावण से जो युद्ध करा, उसमें सभी तरह के लोगों को साथ लिया, सभी तरह के प्रयोग यानी सर्व समाज को साथ लेने की बात रामायण ने कहीं न कहीं सिखाई थी हमको। सर, सोशल मीडिया पे आपके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। सर, ये रणनीति है या आपका स्वभाव है? नहीं, एक्चुअल में तो मैं खुद सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। आप खुद, जैसे मैं मानूं कि आपने मुझे कम से कम 1 महीने से आप मेरे संपर्क में है और मैं बचता रहा कि चलो इतने इंटरव्यू नहीं दे, तो सोशल मीडिया पे एक्चुअल में मेरी तो कोई रणनीति रहती नहीं है, ना मैं कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप में आने के बाद करी, वरना मैं तो पहले तो बहुत ज्यादा अखबारों में ही रहता था, पर अब मैं काम में करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये सारी चीजें तो निश्चित तौर पर आप मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं तो ये चीज ज्यादा चलती है, और मेरी साफ सीधी और सटीक बात करने की जो आदत है, इससे मेरे दुश्मन भी उड़ते हैं, इससे मेरे फॉलोअर भी बढ़ते हैं। पर ये बात और इस स्टाइल को मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि सच बोलने से पीछे तो मैं नहीं जा सकता, और इस बात के खातिर शायद कंट्रोवर्सी बढ़ती है, और कंट्रोवर्सी से सोशल मीडिया भी कहीं न कहीं उत्तेजित होता है। सर, सरकार और प्रशासन के खुलकर विरोध की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सरकार के कान नाक जो होते हैं वो सरकार के पक्ष की बात सुनते हैं। जी सर। सरकार गलत क्या कर रही है वो विरोध करने पे ही पता पड़ सकता है। तो ऐसी सारी चीजें भले वो जो मुद्दे होते हैं सरकार तक तो विरोध किए बिना तक संभव ही नहीं हो सकते हैं। अभी जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमारा वो आंदोलन चल रहा था, प्रतापगढ़ के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था, वहां हमारे बाप के मांगीलाल जी ने आंदोलन किया तो कलेक्टर को वो बंद करना पड़ा। डूंगरपुर में हमारे अंतोष जी ने आंदोलन किया, वो करना पड़ा। तो अभी ये सारी चीजें अगर हम भजनलाल जी तक भेजने जाए तो संभव नहीं थी। विरोध किया तो सरकार को कहीं न कहीं मानना पड़ता है और हमारी बात को स्वीकार कर। तो आंदोलन एक बेस्ट जरिया, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना सबसे सही तरीका है लोकतंत्र के अंदर। सर, बीच में एक बात आई थी कि अधिकारियों के अपहरण की, सर उसकी वास्तविकता क्या है? अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। अधिकारियों के अपहरण की नहीं, वो एक अधिकारी जिला परिषद की नियुक्ति में RS अधिकारी था, उसने थोड़ी बदमाशी करी थी, तो निश्चित तौर पे मैंने उसकी गाड़ी चलाई और मैं उसको भगा के लेके गया था, पर उसकी गाड़ी के हैंड ब्रेक चढ़ा हुआ था और टायर ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो मैं फिर कलेक्टर साहब के बंगले में मैंने वो गाड़ी घुसा दी थी। तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र भट्ट थे और उसको वहां फिर मैंने थोड़ी संस्कार भी करा। तो और वो अधिकारी उस दिन से डूंगरपुर छोड़ के गया, उसके बाद वापस नहीं। अभी IAS में भी उसका प्रमोशन हो चुका है। उसने जयपुर जाके एक अपहरण की FIR माननीय कलेक्टर साहब थे उनके विरुद्ध और मेरे विरुद्ध दी थी, पर वो आगे जांच में सही साबित नहीं और RS एसोसिएशन ने भी उसका समर्थन नहीं किया था। तो ये बात उस टाइम चली थी और निश्चित तौर पर मैंने सरकारी गाड़ी चलाई थी कि भाई चल कलेक्टर साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो रात के 1 बजे भी गलत सूची चश्मा करके वहां से निकल रहा था। पुरानी घटना है और आपने आज ताजा कर दी। 1-2 छोटी मोटी घटना ऐसी की RSCB के अंदर हुई थी किसी और के, तो चलता रहता है। इस तरह के आंदोलन नहीं किए होते तो हमारे लोगों को हक नहीं मिलता। सर, बजरी खनन मामला वागड़ के लिए किस बड़े संकट की ओर इशारा करता है? बजरी खनन मामला संकट नहीं है, यह सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और तस्करी है। अभी
वर्तमान में, क्योंकि बजरी और नमक एक मुख्य चीज है जिसकी आवश्यकता रोज रहती है। जी सर। अभी वर्तमान के अंदर डूंगरपुर जिले में जो बजरी की खपत हो रही है, वो बड़ा जो ढंग का व्यक्ति कोई सरकारी काम में तो कोई भी कचरा यूज कर लो आप, कहीं से भी नदी नाले का लाके, जी और सर। मकानों के अंदर जो बजरी यूज हो रही है वो निश्चित तौर पे गुजरात से आ रही है। पर यहाँ हमारे डैम में एक ठेकेदार ने टेंडर लिया, तो उसने यहाँ रतनपुर में और गुजरात बॉर्डर पे खेड़वाड़ा टोल में डूंगरपुर से 75 किलोमीटर तक नाके लगा दिए, जबकि उसका टेंडर डैम में था। तो वो गुजरात से बजरी आ रही है उसको रोकने, और सरकार को यहाँ अवैध जो डैम में मिट्टी है उसको बेचनी है, तो खनन नहीं, ये कोई नीति नहीं है। इसके लिए लीजें जारी करनी चाहिए। पूर्व में यहाँ 11 लीजें देवसोना से लगाकर बेणेश्वर तक, आपके यहाँ सागवाड़ा के अंदर भी एक टामेटिया के अंदर नदी में लीज करने की थी, पर इन बजरी माफिया ने वो लीज होने नहीं दी, और बड़े ठेकेदार को टेंडर देके निश्चित तौर पर तो अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। और ये अच्छी क्वालिटी की बजरी नहीं, अगर लीज देंगे तो सही ढंग से तो बजरी के दाम भी कम होंगे और काम भी अच्छा चलेगा। सर, आगामी चुनावों में बाप पार्टी के प्रति आप कितने स्टैंड रहेंगे उनके साथ में? भाप पार्टी के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ, और मेरी निश्चित तौर पे ड्यूटी है। मैं सलूंबर में काम किया, और अब हमारे जिले के अंदर या आसपास के जिलों में जहां मेरी जरूरत होगी, पार्टी जिस प्रकार मुझे आदेशित करेगी या मैं उस काम में लगा हुआ भी हूँ। आज ये मैं अभी आपके आने से पहले जिला परिषद के नए वार्ड की सूची कल जारी की है, और निश्चित तौर पर उस पर वोट चोरी की हमको बदबू आ रही है, क्योंकि पूर्व में जिला परिषद के 27 वार्ड थे, अब 37 वार्ड इन्होंने कर दिए हैं। और वो मैं वार्ड को देख रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के वार्ड है, वहां एक ही वार्ड को तोड़ के 3-3 वार्डों में कन्वर्ट किया, और जनजाति बाहुल्य पंचायतों में 15-15, 16-16 पंचायतों की एक ही पंचायत बनाई है। ऐसा ही पंचायत समिति में भी किया है कि इन्होंने यहाँ नेपालपुरा से लगाकर हमारी ये पाडलाथूर तक सभी पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति वार्ड बनाया, जिसकी आबादी 8,500 से 9,000 हो रही है। और बनकोड़ा और कतीसौर जैसे 3-3 हजार के एक ही वार्ड बनाए। हमारे यहाँ पड़ोस की पंचायत में गणेशपुर देवला का पंचायत समिति एक वार्ड है, और इंदौड़ा का एक फला तोड़ के क्लासों को उसको मिला रहे थे। निश्चित तौर पर वोट चोरी करने की फिर साजिश कर रहे हैं। हम इसके विरुद्ध कल परसों कलेक्टर को ज्ञापन देंगे हमारे नेताओं के माध्यम से, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाएंगे। तो ये हमारी तैयारी पूर्ण है, और हमारी पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, और जरूरत पड़ेगी ऐसे और कार्य करेंगे। सर, आज भारत का युवा राजनीति से दूर क्यों जा रहा है? भारत का युवा राजनीति से नहीं, भारत से ही दूर जा रहा है। 2022 से लगाकर अभी तक हर साल 5 से 7 लाख लोग भारत को छोड़ के विदेश में जा रहे हैं। यहाँ की टैक्स सिस्टम, यहाँ की नौकरी देने के सिस्टम, और यहाँ नेता पुत्रों की दादागिरी या नेताओं की इतनी हावी है कि यहाँ नया जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। और जहां तक राजनीति की बात है, तो बड़ी पार्टियां तो परिवारवाद से ग्रसित है, और वो नीचे से किसी ने नहीं। तो हमारे तो युवा राजनीति से दूर नहीं जा रहे। हमारे तो एक एमएलए टिकट लेनी पड़ी थी, 5-7 में से चुनना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास तो इस चीज की कमी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के पास ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है कि उनके पास नए युवा नहीं जुड़ रहे, तो उनकी इसी कारणों से, क्योंकि वो नए लोगों को अब अब जरूर एक चीज बता रहा हूं, बाप के एक्टिव होने से अब भाजपा और कांग्रेस के युवाओं के दिन सुधरने वाले हैं। अब एबीवीपी के अंदर नियुक्तियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के अंदर जनजातियों को मौका मिलने लगा। उसके पीछे निश्चित तौर पर बाप ने युवाओं को अपनी तरफ किया था, वो उसी मास्टर गेम में चल रहे हैं। पर निश्चित तौर पर युवाओं को साथ लेने का मादा और जज्बा जो है वो बाप और भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार जी उनकी टीम में ही है। सर, जैसे कि आप बाप पार्टी से जुड़े, तो सर आपकी पार्टी द्वारा टीएसपी क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए क्या चक्रव्यूह रचना है अभी? देखो, टीएसपी क्षेत्र के लिए अभी हमारी पार्टी संघर्षरत है। अभी तो हमारे नेताओं तक को हमारे फंसाने की साजिशें चलती हैं। अभी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जनजाति युवा, सामान्य युवा या हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें हमारी पार्टी और उनके नेताओं से कोई आशा नहीं रखनी, क्योंकि विपक्षी हमें हर तरीके से, हर चंगुल से उलझाना चाहते हैं, चुनाव को हाईजेक करना चाहते हैं। सलूंबर में हमारा चुनाव चोरी किया इन्होंने। हमारा अभी जिला परिषद का चुनाव कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर कई बार जिला प्रमुख चोरी किया। अभी जो पंचायत राज के अंदर भी इन्होंने ये चोरी करने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगले चुनाव के अंदर जो सरकार नहीं बनेगी, वो हमारे क्षेत्र के 8 से 12 उम्मीदवार, कम से कम 8 और 12 उम्मीदवार बाप के क्षेत्र से जाएंगे, और नई सरकार हम तय करेंगे। और जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, अभी हमारे कोई विरोचना नहीं, हम तो सड़क से लेकर संसद तक हमारे राजकुमार जी वहां लड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता यहाँ नीचे से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। तो सर, बीटीपी से बाप तक का सफर किस वजह से एक बदलाव रहा है? नहीं, मैं उस लड़ाई में नहीं था, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ बीटीपी को जो माननीय वेलाराम जी घोगरा जिलाध्यक्ष थे, पर ये गुजरात से कंट्रोलिंग पार्टी थी, और निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को अपना स्थानीय कोई नेतृत्व दिया करना था। तो हमारे कांति भाई हैं,
और वरिष्ठों की और माननीय जो भी हमारा थिंक टैंक इन सब ने मिलकर स्थानीय पार्टी रजिस्टर्ड कराई, तो वो उनसे अलग होने के पीछे यही कारण था कि वो गुजरात से केंद्रित थी और कई मुद्दों पे ऊपर से हस्तक्षेप बढ़ता था। तो भाजपा कांग्रेस की तरह हम बाहर से कोई नियंत्रित नहीं होना चाहते थे बाप के लोग, तो इसलिए इन्होंने हमें अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कराया और पहली बार में बहुत अच्छी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में भी हमारे एक एमएलए जीते हैं, राजस्थान से 4 जीते हैं, गुजरात में भी हमारी एंट्री हुई। अभी कई चुनाव कई स्टेटों में लड़के आए, पर निश्चित तौर पर अब गुजरात में हमारा प्रभावी काम रहेगा। सर आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बाप पार्टी का बिल प्रदेश। ये सर यहाँ के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात है या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, मुद्दा पहली बात तो बाप के द्वारा नहीं उठाया गया, बाप द्वारा उसको माहौल बनाया जा रहा है और बाप ने उसे स्वीकार किया और हम लोग स्वीकार करते हैं। बिल प्रदेश का मुद्दा 150 साल पहले से चल रहा है और उसमें भी सर्व समाज के लोगों का साथ था। ये गोविंद गुरु जी ने मानगढ़ दाव पे लड़े, उससे पहले ये 4 राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को करना था। पर इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र में उठाया, पर आरोप बाप पे लगा के उसको गुमराह कर बिल प्रदेश बने। किसको नुकसान है? आज 550 किलोमीटर दूर जयपुर से क्या लेने देना अगर हमारी राजधानी हमारे क्षेत्र में बनती है। पर जब यही बात भारतीय जनता पार्टी के नंदलाल जी बोलते थे, दिलीप सिंह जी भुरिया बोलते थे, तब भाजपा के लोगों के मुंह में चाशनी जम जाती है। और अब ये बाप बिल प्रदेश मांग रही है और इनके राजेंद्र राठौर साहब ने बोला कि बाप की बिल प्रदेश की बात करके राजकुमार जी ने देशद्रोह का काम किया है। पर हमारी बात को धीरे धीरे सर्व समाज स्वीकार कर रहा है। अभी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह जी वाघेला ने भी बिल प्रदेश की मांग को समर्थन किया और निश्चित तौर पर मैं यहाँ के सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को भी आह्वान करता हूं कि बिल प्रदेश बनने से आपका कहीं अहित नहीं होगा, उल्टा विकास होगा। और विकास छोटे राज्य विकास करते हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। पर हम हमारी ताकत से लड़ेंगे जुड़ेंगे तो 100% ये मांग बहुत जल्दी पूर्ण होगी। और जो अगर 50 साल की कोई व्यूह रचना मान रहा है तो मेरा मानना है 15-20 साल के अंदर इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बिल प्रदेश की मांग हमारे क्षेत्र के इस आसपास के 4 राज्यों के जो भी जिले 35-40 जिले के अंदर हमारा कार्य क्षेत्र उसको, तो निश्चित तौर पर जनता को भी फायदा है और सर्व समाज को फायदा है और किसी को शंकित या डरने की जरूरत नहीं बिल प्रदेश के नाम से। तो सर यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा में सरपंच एमएलए एमपी की 100% सीट रिजर्व है, बिल प्रदेश के बनने के बाद वो हटेगी? देखो, एक चीज बताऊं कि 100% रिजर्व टीएसपी क्षेत्र में है, तो एक क्षेत्र प्रदेश के क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर पैसा एक्ट के अंदर से ये लागू हुआ है। पर बिल प्रदेश बट तो कोई एरिया नहीं है, पूरा एक स्टेट नया बन रहा, तो स्टेट की अपनी कार्य योजना होती है। स्टेट में सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ता है और उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व होती है। तो निश्चित तौर पे वो पैमाना आप छत्तीसगढ़ झारखंड में देखिए, वहां मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, सारे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासियों का ही राज हो जाएगा, आदिवासी का, तो ऐसा नहीं है। अगर वो एक स्टेट बन रहा है तो स्टेट की जो नीतियां केंद्र से निर्धारित होती है, आरक्षण व्यवस्था जो निर्धारित होती है, औद्योगिक व्यवस्था निर्धारित होती है, उसी हिसाब से काम होता है। बिल प्रदेश की यह मांग विरोध है या अपने हक की लड़ाई है? देखिए, अब जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तो विरोध है, वरना तो अपने हक की लड़ाई है। झारखंड जब बना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष कर रहे थे श्री शिबू सोरेन जी। तो शिबू सोरेन जी ने 25 साल तक संघर्ष किया और वो नहीं बना, और जब वो बन गया तो उनका इंटरव्यू एक अखबार में या किताब में छपा और वो मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड को अलग प्रदेश बनाने में जो 25 साल संघर्ष करना पड़ा, वो मात्र अंतिम 6 महीने अलग तरीके से करने से बन गया। तो वो 6 महीने कैसे गया कि यहाँ के 20% गैर जनजाति जो था उनको समझाने में जब सफल रहे कि बिल प्रदेश आपके झारखंड आपके हित में, तो झारखंड बनने के लिए सहमति तुरंत सब लोग तैयार हो गए। और आज निश्चित तौर पे बहुत झारखंड छत्तीसगढ़ अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। तो अगर सर्व समाज साथ देगा तो ये उनके हित में रहेगा और ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे विकास का मुद्दा है। सर आपने जैसे कि बताया, तो सर अपने क्षेत्र में जनसंख्या आधार पर जो आरक्षण की मांग हो रही है उसे असर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण की मांग हो रही है वो निश्चित तौर पे बिल्कुल सही है। ये अब आपको आश्चर्यजनक लगेगा यार दिग्विजय सिंह ने पैतरा बदल दिया। नहीं, दिग्विजय सिंह ने जब समानता मंच की बात करी थी, जब मुझे सिर्फ सामान्य ओबीसी वर्ग की बात करी थी, तब हमारा नारा था जो 30% की बात करेगा वही वागड़ पे राज करेगा, और हमारी मांग 30% की थी। हमने सामने चल के कहा 70% यहाँ का जनजाति है, उसका पहले मिलना चाहिए। मैं सामाजिक आंदोलन में सबसे पहले समानता मंच का एक भी आदमी आके कह दे हमने 50% कभी नहीं मांगा था, पर 50% अभी भी सामान्य का नहीं है, ओपन टू ऑल है, स्थानीय सामान्य, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं और सभी वर्ग का आंकड़ा भी है। तो निश्चित तौर पे हमारी मांग तो जनसंख्या के आधार पर मांग रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ
केंद्र और राज्य सर्विसेज में भी जो 6.5% स्थानीय आदिवासियों के लिए मांग चल रही है उसकी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक 1,15,000 पद हमारा बैकलॉग बनता है, जो उधर पूर्वी इलाके के मीणा आज तक लेके गए और हम लोग उसमें सक्षम नहीं हो, तो वो भी हमारे यहाँ लागू किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर 6.5% की मांग के लिए भी हमने पहले भी समर्थन किया था ना, आज भी हम फिर समर्थन कर रहे हैं। और ओबीसी की भी जो 5% की छूट है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, और ओबीसी के लिए भी लड़ाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो ये ओबीसी को जो 5% की छूट रेट बीएड इसमें है नौकरी में, वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं, उनको यहाँ देनी चाहिए। हाँ सर, सामान्य वर्ग से आपका काफी जुड़ाव रहा, तो टीएसपी अभियान में आपका नेतृत्व प्रशंसनीय रहा, किंतु वर्तमान में आप बाप पार्टी से जुड़े, तो इस पर सामान्य वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखो, सामान्य वर्ग के अंदर जो अनुशासित समझदार लोग हैं और जो मेरे मुहिम और मेरे मुद्दे को समझते थे, तो उन्होंने मेरा कभी विरोध नहीं किया। मैं पहले गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहा था, तब भी सर्व समाज के लिए काम कर रहा था। आज बाप के अंदर काम कर रहा हूं, तब भी मैं सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पे जो समझदार लोग हैं और वो संख्या हर बार जुड़ती जा रही है, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ोतरी होती है। और हमको इतने सारे लोग भी नहीं जुड़ना है, सामान्य वर्ग पूरा मेरी तरफ आ जाए ऐसा मैं सोच नहीं रहा हूँ, वरना ये दिल्ली जयपुर वाले बेचारे क्या करेंगे। मैं तो वो मार्जिनल वोट है जिससे हमारी सीटें आती है और बढ़ती है, उतने वोट में लाने में सक्षम था, हूं और रहूंगा। और निश्चित तौर पर ये कार्य चालू और ये दिखेगा, और ये हमारा और बाप का हमारा आंतरिक मामला है। मैं कितने वोट ला सकता हूं, कितने वोट मिल सकते हैं, या हमारी रणनीति है, हमारे नेता किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो लोगों को साफ दिख रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं हमसे। तो सर, बाप पार्टी से सामान्य वर्ग के लिए आपकी क्या मांगे रहेंगी? बाप पार्टी से सामान्य वर्ग के लिए मांगे नहीं, हम सामान्य वर्ग से मांग करते हैं बाप पार्टी को एक बार यूज करो, उनके कार्य क्षमता को देखो, उनके विजन को देखो और हमारे साथ है। बाप पार्टी तो सभी वर्गों के साथ सबकी लड़ाई लड़ रही है, और बाप पार्टी के अंदर ऐसी कोई जातिवाद वाली मानसिकता नहीं है। सामान्य वर्ग, आज मुझे आप कहते हो मैं सामान्य वर्ग का नेता हूं, तो सामान्य वर्ग के नेताओं को जिसको सर्वाधिक विलेन बनाया लोगों ने, और आज वो उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, तो निश्चित तौर पे वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। आज ओबीसी के बहुत सारे लोग पाटीदार समाज के लोग हैं, ओबीसी के कई समाज के सुतार समाज के लोग हैं, अन्य कई समाज के लोग हमसे जुड़े हैं, और अभी बहुत जल्दी हमारे जिला अधिवेशन है उसमें भी पता पड़ेगा, चुनाव में भी पता पड़ेगा टिकट ले, तो सर्व समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर, सर्व समाज का साथ बाप पार्टी को मिलेगा? सर्व समाज का साथ बाप पार्टी को मिलेगा निश्चित तौर पे। राजकुमार जी के चुनाव में हुआ है, पर वो तो कांग्रेस के गठबंधन के आड़ में, इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि लोग हमने वोट दिए। पर हमको निश्चित तौर पे पता है, भाई उमेश जी के चुनाव में हो, भाई जीतू कटारिया जी सलूम्बर के चुनाव, और अगले चुनाव में मैं कह रहा हूँ आपको दिख जाएगा। जो चुनाव पहले उमेश जी आ रहे हैं या अभी भाई अशोक घाटोल से आ रहे हैं, वो सामान्य वर्ग ने एक भीड़ आ जाएंगे, जीत जाएंगे क्या? वो कांग्रेस और बीजेपी ने एक तरफ वोट डाल के वो सीटें जीती। आज वहां का सामान्य वर्ग जा रहा है, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर अब उन क्षेत्रों में जब हम ढाई 3-3 हजार वोटों से जीत रहे हैं, तो सामान्य वर्ग में दिग्विजय सिंह या दिग्विजय सिंह के किए कार्यों या दिग्विजय सिंह के किए कार्यों से लाभ लेने वाले लोग मेरा साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, निश्चित तौर पर वो हमारे साथ आएंगे। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऐसे कार्य के जिसका डर है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और बाप के कोई व्यक्ति हमारे जो निर्वाचित नेता है उससे पहले मैं वहां के खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। किसी के भ्रम में आने की जरूरत नहीं। ना तो आपका यहाँ धर्म सुरक्षित है, ना आपका भविष्य सुरक्षित है, ना आपका राजनीतिक स्थिति। जो भी असुरक्षित किया आप उनके साथ हो, वो अब अंधभक्ति टूट रही है। मैं कह रहा हूं ना, आपको पंचायत राज के अंदर भी दिखेगा, विधानसभा में भी दिखेगा, सामान्य ओबीसी वर्ग में बहुत बड़ा करवट आया है, और ये हमारे को दिख रहा है, और हम उसको निश्चित समय पे वोटों में और सीटों में तब्दील करके बताएंगे। सर, एक चीज सामने आई थी कि भील प्रदेश बना लेंगे, जो भी लोग हैं उनके घर ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, तो इन बातों को आप कितना महत्व देते हैं? देखिए, भील प्रदेश बन जाएगा तो जमीन ले लेंगे, घर ले लेंगे, ये प्रोपोगंडा सागवाड़ा से उठा था। और जब उन बातों की तह में गए, वो मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, तो किसी मंदबुद्धि पागल व्यक्ति के द्वारा की गई घटना साबित हुई, और वो बात चली है। और बिल क्या ले लेंगे? बिल तो यहाँ का स्वाभाविक राजा था, डुंगरिया बिल डूंगरपुर का राजा था, बासिया बिल बांसवाड़ा का राजा था, सोनारा बिल सलूम्बर का राजा था। उनका शासन तो हमने ले लिया, तो हम क्या ले लेंगे? धोखे से तो उनके साथ कुठाराघात किया गया है, उनकी लेने की प्रवृत्ति नहीं। आज एक रोटी भी होती है तो बांट के खाते हैं। आदिवासी के साथ आप किसी सफर पे चले जाना, उसके पास एक रोटी होगी, वो पहले आपकी तरफ आगे करेगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे लोगों की रही है, बाहर से आके बाहर के लोगों ने यह कब्जा किया है। ये भील प्रदेश की जो इलाका है आदिवासियों का इलाका, आदिवासियों का ही था। यहाँ का राजा आदिवासी था, और राजा उससे क्या ले लेंगे? ले तो हमने लिया, मैं कह रहा हूं। इसलिए ऐसी किसी कोरी अफवाह से डरने की जरूरत नहीं। आदिवासी से बढ़ के कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान के इतिहास में मेवाड़ का नाम है, और मेवाड़ के अंदर प्रताप का नाम है, तो निश्चित तौर पर आदिवासियों के सहयोग से, और वो पुरातन व्यवस्था हम वापस लागू कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से लागू करेंगे। तो
और ये समय आ गया। आज भी हमारे राजकुमार जी ने अरावली के लिए बोला था, उस दिन भी हमारे सारे ऐतिहासिक तथ्यों को रखा था। कल भी उदयपुर में इन्होंने कहा प्रताप का अपमान भाजपा के नेता तो करे चले, पर हमारे नेता का वो देशी भाषा में किए वर्डों को भी आकलन, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासी और बाप को और भील प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है। वरना भील कभी चोरी से कुछ नहीं लेता, भील अपना हक मांग के लेता और अच्छी चीज बांट के खाता है। सर, वागड़ क्षेत्र में रात को जाने से लोग डरने लग गए क्योंकि पत्थरबाजों का प्रकोप बढ़ रहा है। सर, इसको ये आप वागड़ में कैसे देखते हैं? देखिए, ये बाप के आने से बड़ा है, ये तो वो विरोधियों का कहना है, पर इस क्षेत्र के अंदर नशे की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, शराब की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, बच्चों के पास गाड़ियां बाइकें आ जाना, तो निश्चित तौर पे अपराध की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। पर उसको किसी बाप से जोड़ना, किसी जाति से जोड़ना, अपराध से किसी समाज को जोड़ना, ये बहुत गलत है। गुमराह बालक है तो उस पर निश्चित तौर पर हमारी सबकी ड्यूटी है, पहले परिवार की, फिर गांव की, फिर समाज की और क्षेत्र की और प्रशासन की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ऐसे नशाखोरों, विशेष कर शराब गुटखे तो ठीक है, पर अभी जो इसमें हीरोइन या ये पड़िकियां कुछ चल रही है उन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी और इस क्षेत्र में हमको आ रहे काम करने की जरूरत है हम सबको। सर, सांसद महोदय ने अभी एक मुद्दा उठाया था संसद में कि समूह लोन का, तो सर उसके लिए आप आदिवासी समाज को या अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा तो संशोधित करके, सांसद महोदय ने एक मुद्दा नहीं उठाया, सांसद महोदय ने इतने मुद्दे उठाए कि जितना राजकुमार जी ने अपने 2.25 साल के कार्यकाल में बोला है उन सबको जोड़ दो, और राजकुमार जी से पहले से जितने सांसद मिले उन सबको जोड़ दो, तो इतना ही मुद्दे अकेले राजकुमार जी ने उठाए। तो ऐसे असंख्य मुद्दे उठाए, पर निश्चित तौर पर आपने जो मुद्दा कहा है वो वास्तव में यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इन लोगों को, कर्जदारों को पहले तो साहूकारी ऋण करके छोटे मोटे लोगों को बता, अब इसको सरकारी शक्ल में हमारे व्यक्तियों को लूटने का, आज ये हर 15 दिन 20 दिन के अंदर ये रोटेशन में वो वापस पैसे लेने आ जाते हैं और हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर 10,000 का बकरा 8,000 में बिक रहा है, 10,000 का बकरा 4,000 में बिक रहा है, लोग अपने जेवर गिरवी रखे आ रहे हैं या घरों में धांधली हो रही है। तो ये जो फाइनेंस हेल्प स्वयं सहायता समूह था वो स्वयं सहायता नहीं करके हमारे लोगों को ठगने का षड्यंत्र है, और राजकुमार जी ने जो मुद्दे को उठाए और कई मुद्दे को उठाए और संसद में जो बात रखी उस पर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी सर। सर, एक वाक्य में बाप आपके लिए क्या है, बाप पार्टी आपके लिए क्या है? देखिए, बाप और बाप पार्टी दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इस दुनिया में भगवान के बाद किसी को मानता हूं, मेरे बाप को मानता हूं, मेरे माता पिता को मानता हूं, और बाप पार्टी मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जिस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे उसमें अच्छी कार्य क्षमता दिख रही है और उनका जब तक वो अच्छा मेरा उपयोग करना चाहिए, मुझे जब तक उनमें अच्छाई लगेगी मैं उनके साथ काम करूंगा। राजनीतिक दलों को राजनीतिक चश्मे और विचारधारा के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता के साथ भी देखना चाहिए। तो बाप पार्टी मुझे इस क्षेत्र का सुनहरा भविष्य दिख रहा है, यहाँ के सर्व समाज का भविष्य दिख रहा है, और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की शांति और बहाली और विकास के लिए बाप पार्टी बहुत जरूरी है। और यहाँ के सर्व समाज को बाप पार्टी के साथ आके अपनी निजी सरकार, अपनी खुद की सरकार, अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहिए, वरना इस पर दिल्ली और जयपुर की गुलामी किए बिना। सर, बाप पार्टी का बेरोजगार युवाओं के लिए आपकी सबसे ठोस और तत्कालीन योजना क्या है? मैंने आपको कहा ना, हम जिस दिन ताकत में आएंगे तो निश्चित तौर पे बेरोजगारों के लिए, तो अभी देखो हमारे क्षेत्र के लोग अहमदाबाद में काम करते, तो बाप पार्टी के नेता ने अहमदाबाद तक जाके भी वहां कार्यालय खोल के हमारे लोगों को संरक्षण के लिए कार्य किया। किसी की मुसीबत में कोई चीज होती है या अहमदाबाद के अंदर भी हमारी टीम वर्क करती है, तो अभी हमारा उस सेना बाकी रही स्थानीय रोजगार के लिए, तो हर मुद्दों पर हर पक्ष में हमारे बाप के नेता लड़ते हैं। ये दिशा कमेटी की मीटिंग में परसों जो प्रोपोगंडा हुआ, आप उस दिशा कमेटी को, आज तक पहले दिशा की मीटिंग जब जब हुई है 15 या 20 मिनट में कचौरी समोसे खा के उठ गए। राजकुमार जी ने बांसवाड़ा में मीटिंग ली 7 घंटे तक, अभी यहाँ 5 घंटा मीटिंग चली, तो वो क्या सिर्फ बातें बात है, वो हर मुद्दे पे गहनता से अध्ययन होता है, हर भ्रष्टाचार को पकड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और रिजल्ट आएगा हमारे पक्ष में। सर, क्या आप खुद को भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं? नहीं, मैं राजनीति में हूं, बाप में हूं, पर किसी चुनाव लड़ने की मानसिकता से नहीं हूं, और राष्ट्रीय राजनीति से तो मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति की कोई मुझे चाहे। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर रहा हूं और बड़ा संघर्ष से कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी हमारे लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं और मुझे सर्वाधिक
गालियां या हेट जिसको इस जिले में मिलती है, जो मेरे सामने मुझसे हाथ भी मिलाता है, गले भी मिलता है, वो पीछे से मुझे गाली देता है कि तो गद्दार है, ये बिक गया। पर ये लोग ना समझे, इनको जब मैं समानता मंच बनाया था तब भी मुझे लोग ऐसे गालियां देते थे, मेरे पे हंसते थे। आज भी ये चीजें पर वक्त के साथ सब सुधरेगी। मेरी मुहिम क्या है, मेरा मुद्दा क्या है, वो सबको समझ में आ जाएगा। ये पार्टी के अंधभक्त है, वो मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं, पर मेरा जो मानसिकता किसी पद की नहीं है, क्षेत्र के विकास के और सर समाज को साथ लेके चलने की है। सर आज सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब। ये युवाओं के लिए अवसर है या डिप्रेशन बन गया है? देखिए, मैं समानता मंच के आंदोलन से जो नौकरियां बाहर जा रही थी उनके लिए आंदोलन किया और उसमें हम सफल भी रहे। पर आज मैं कहीं न कहीं मान रहा हूं कि ये आंदोलन हमारे लिए अब अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर नौकरी के प्रति इतनी चाहत बन गई है कि आज 25-25 बसें भर के भोपाल रतलाम में एसटीसी करने जा रहे हैं, यहाँ बीएड कर रहे हैं। लोग पटवारियों की कोचिंग जयपुर में लाखों रुपए, 2-2 लाख रुपए देके उत्कर्ष में, स्प्रिंग बोर्ड में, और बढ़ते क्या है, पटवारी, ग्राम सेवक और एलडीसी इनकी तैयारी कर रहे। तो निश्चित तौर पे मैं इस चीज का विरोधी हूँ। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती और नौकरी की चाह भी नहीं रखनी चाहिए, और निश्चित तौर पे हर दूसरे कार्यों में हमको ध्यान लगाना चाहिए और खुद रोजगार करके 5 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दें। ये नौकरी का मोह सही नहीं है, और भविष्य में इतनी नौकरियां नहीं आएंगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत है। दिग्विजय सिंह जी को हम भविष्य में किस रूप में देखेंगे? दिग्विजय सिंह आज से 10 साल पहले जिस रूप में था, ऐसा ही आज और आगे समय भी रहेगा। बेबाक रहेगा, हर मुद्दे के लिए लड़ता रहेगा, सच का साथ देगा, और जाति पाति और धर्म में विश्वास बांटकर राजनीति करने वाले के चक्कर में मैं कभी नहीं आऊंगा। और दूसरी बात है कि जब तक लोग मुझे स्वीकार करेंगे, जरूरत होगी समाज की सेवा करेंगे। परिणाम में हमारे क्षेत्र, हमारे गांव को लेके बैठा है, और मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, पर जब तक शरीर में ऊर्जा है और अच्छे मुद्दों को और अच्छे लोग मिलेंगे, उनका साथ देंगे। सर अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के अंदर तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपन को हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि रात और दिन का जिस प्रकार रोटेशन है, ऐसे सुख दुख का रोटेशन है, उसी प्रकार आपकी समझ हो। आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और अंतिम क्षण में जब आपको उसका फल मिलना और उससे पहले आप हथियार डालते हो, तो मैं कहता हूं आप सतत लगे रहो और किसी भी चीज में निपुणता हासिल करो। हर काम में अपन को आजमाने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य करे उसमें अपनी निपुणता हासिल करो, उसी फील्ड में काम करें और थोड़ा समय उसको दे, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो युवाओं से तो ये कि अपने महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रित करते हुए अच्छे आवेग में अच्छे काम करें और नशे से दूर रहे। सर आपने अपना समय दिया। सर द संदीप शो और उसकी टीम की ओर से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप जी, भुवन जी और आपकी पूरी टीम को आभार। आप इतने व्यस्त समय में आए, कब से समय चाह रहे थे, पर आप मैं भी नहीं दे पाया, पर आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपकी सकारात्मक सोच इस क्षेत्र के युवाओं को भी नई प्रेरणा देगी, और निश्चित तौर पर आपके शो के माध्यम से लोगों को हर तरीके से फायदा होगा। जो आपने मुझे जानकारी दी अंदर फील्ड की, तो निश्चित तौर पर ये शो इस वागड़ के युवाओं को एक नई ऊर्जा देगा, और आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर।